हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 8वीं क्लास की हिंदी की बुक बसंत का 16वां चैप्टर पानी की कहानी। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। तो जो लेखक था उसको ओस की बूंद कहाँ मिलती है, तो आंसर होगा कि लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। तो जो लेखक था जब झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था, निकल रहा था, तो क्या हुआ, जो ओस की बूंद थी उसकी कलाई पर गिरी और सरक कर हथेली पर आ गई। फिर आपका अगला प्रश्न है कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। तो आंसर होगा कि पेड़ों की जड़ों में जो रोए निकले होते हैं उनके द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना और उनको खा जाना याद करते ही जो बूंद थी क्रोध और घृणा से कांप उठी। मतलब जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, ज़मीन से जल प्राप्त करके स्वयं के लिए पानी का प्रबंध करते हैं और कुछ को पृथ्वी के भूगर्भ से बाहर निकालकर पृथ्वी पर ओस के रूप में ले आते हैं। तो इसको याद करके क्या हुआ, जो बूंद थी वो घृणा से और क्रोध से कांपने लगती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज क्यों कहा है, पुरखा क्यों कहा है। तो आंसर होगा कि जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, जन्म भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें थीं जो कि सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थीं। तो किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने से क्या हुआ, सूर्य के टुकड़े हो गए और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो है वो पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच क्या हुआ, रासायनिक क्रिया हुई। इन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष जो अस्तित्व था वो गंवा दिया और पानी को जन्म दिया। इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसें हैं उससे ही पानी उत्पन्न हुआ। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। इसी वजह से जो बूंद है वो इन दोनों को अपना पूर्वज मानती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आंसर होगा कि पानी का जन्म जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया द्वारा होता है। तो ये दोनों आपस में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं और जल के रूप में विद्यमान हो जाते हैं। सर्वप्रथम बूंद जो होती है भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रहती है और तत्पश्चात इसके बाद ठोस बर्फ़ के रूप में विद्यमान हो जाती है। तो समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस जो रूप होता है उसको त्याग देती है और जल का रूप धारण कर लेती है। तो जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथी ग्रहों का उद्भव भी नहीं हुआ था, जन्म भी नहीं हुआ था, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें थी जो कि सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। तो किसी उल्कापिंड के सूर्य से टकराने से क्या हुआ, सूर्य के टुकड़े हो गए और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा जो था वो पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ और इसी ग्रह में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो रासायनिक क्रिया हुई उन दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। आपका अगला प्रश्न है कि कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो जो ओस की बूंद थी जब अपने बारे में बता रही थी लेखक को, तो किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़ने के बाद आपको ये बताना है। तो आंसर होगा कि कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि जो ओस की बूंद थी वो सूर्य के उदय की प्रतीक्षा कर रही थी, सूरज के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। तो आंसर होगा कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जल चक्र कहते हैं। तो पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध होता है उसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना ही जल चक्र कहलाता है। तो जल का स्वरूप स्थिति एवं जलवायु के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जल का स्वरूप होता है, स्थिति होती है, वो जलवायु के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। तो गैसीय अवस्था में वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में
और ठोस अवस्था में सूक्ष्म हिमकणों के रूप में और द्रव अवस्था में जल जो होता है बूंदों के रूप में पाया जाता है। तो लेखक ने पानी की कहानी में जो ये सब बातें हैं वो विस्तार से बताई हैं। पानी होता है वो नदियों में, समुद्र में, झील में, कुओं में, तालाब में, इन सब में विद्यमान होता है। तो ये पानी क्या होता है, सूर्य की गर्मी पाकर बाष्पीकृत होकर भाप बन जाता है और यही भाप जो होती है ठंडी होकर वर्षा के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। तो इस तरह से जो ये चक्र है वो निरंतर लगातार चलता रहता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और जो लेखक है वो केवल श्रोता है, मतलब खाली सुन रहा है उसको। तो इस आत्मकथानक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखें। ये प्रश्न आप अपने आप करेंगे। हम करेंगे अगला प्रश्न कि समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं होती है। तो समुद्र के तट पर जो नगर बसे होते हैं वहाँ पर अधिक ठंड और अधिक गर्मी इसलिए नहीं होती क्योंकि समुद्र के तट पर हमेशा नमी बनी रहती है, जिसकी वजह से जो वातावरण है वो एक समान रहता है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं। क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है, जानकारी प्राप्त कीजिए। तो पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब भी क्या होता है, जो जल होता है वो पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पहुंच जाता है। तो पेड़ की जड़ों से पत्तों तक पानी संवहन की प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। तो क्या होता है, जो पेड़ की जड़ें होती हैं और तने होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम नामक वाहिकाएं होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं और इस क्रिया को ही वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन या संवहन कहते हैं। फिर इसके बाद के जो 3 प्रश्न हैं वो आप अपने आप करेंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं आते। हम करेंगे इसका अगला प्रश्न कि किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों में वाक्य में दिखाई देते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी, तो जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति जकड़ने वाला हो और कोई वस्तु शिकार हो जिसे जकड़ा जाए। तो इन भूमिकाओं की प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होती है। व्याकरण में ये भूमिकाएं कारकों के अलग अलग भेदों जैसे कर्ता, कर्म, करण आदि से स्पष्ट होती हैं। तो यहाँ कहा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के 5 और उदाहरण खोजकर लिखिए और उन्हें भली भांति परिभाषित कीजिए। जैसे कि है आपका आंसर, आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। तो यहाँ पर जो पकड़कर है वो क्या है, संबंध कारक है। फिर है हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए, बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। तो तेज़ी से ये क्या है, अपादान कारक है। कोई चीज़ कहीं से अलग होती है वहाँ पे होता है अपादान कारक। फिर है मैं प्रतिक्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। कौन लगी रहती थी, मैं क्या है यहाँ पर करता है। फिर है वह चाकू से फल काट कर खाता है। तो किससे काट कर खाता है, चाकू से। तो कर्ता ने कर्म को करण से, मतलब चाकू से, तो ये हो गया करण कारक। फिर है बदलू लाख से चूड़ियाँ बनाता था। किससे बनाता था, लाख से। किसके द्वारा, लाख के द्वारा बनती थी चूड़ियाँ। तो यहाँ पर ये हो गया करण कारक। तो ये थे आपके इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर बच्चों। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।